Hello guys, welcome to my YouTube channel मेडिकल ब्रेन। आई एम अ सेकेंड ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है होम्योस्टेसिस। वीडियो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल मेडिकल ब्रेन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? बेसिकली होम्योस्टेसिस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स हो जाते हैं। एक होमियो हो जाता है, होमियो जिसका मतलब होता है सेम। दूसरा हो जाता है स्टेसिस जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग। पर्टिकुलरली इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने का को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है होम्योस्टेसिस की? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम जो है उनको वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर और एक ऑप्टिमल प्रेशर चाहिए होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है प्रेशर जो ऑप्टिमल से या कम, तो एंजाइम वर्क करना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। तो बिकॉज ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। अब होम्योस्टेसिस ऑफ ECF। ECF होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसमें सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टिश्यू मान लेते हैं, उसके अंदर ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है। तो जो इसके बीच में फ्लूइड होगा, जो इसके बीच में ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है इसका pH जो होता है वो 7.4 होना चाहिए। फिर सेकंड जो आता है वो होता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर हमारा सबको पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस या 37.5 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड एग्जांपल है हार्मोन्स का। हार्मोन ये बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो ये अप्रोप्रिएट ही क्वांटिटी में रिलीज़ किए जाते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में निकल आता है या कम हो जाता है तो उससे भी दिक्कत आती है। अब हम आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस क्या है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है रिसेप्टर या सेंसर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, तीसरा होता है इफेक्टर। जो रिसेप्टर होता है बेसिकली उसका काम होता है कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम बैरो रिसेप्टर का। जो बैरो रिसेप्टर होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, स्पेशली कैरोटिड साइनस और ऑर्टिक आर्क में। तो अगर हमारा बीपी बढ़ता है फॉर एग्जांपल, तो हमारी जो वेसल्स होती हैं उसमें स्ट्रेचिंग होती है। जब वेसल्स स्ट्रेच होती हैं तो वहाँ पर बैरो रिसेप्टर जो होता है पर्टिकुलरली एक प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जब कोई भी वेसल है, फॉर एग्जांपल ये वेसल है, ये जब स्ट्रेच करेगी, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, जब ये स्ट्रेच करती है तो यहाँ पर जो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं जिसे बैरो रिसेप्टर बोलते हैं, वो इसको चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। ब्रेन में भी पर्टिकुलरली जो भेजा जाता है बैरो रिसेप्टर जो होता है ब्रेन में जो भेजता है, वो भेजता है, मैं लिख देता हूँ, ये जो बैरो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ब्रेन में भी पर्टिकुलरली किसको भेजता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में, ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा में भी कार्डियो वेस्कुलर कंट्रोल सेंटर को कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर को ये भेजता है। कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर जो होता है ये इसकी दो सब ब्रांचेज होती हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अभी हम बात कर रहे हैं इंक्रीज्ड बीपी की। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तब तो फिर ये भेजता है पैरासिम्पैथेटिक को, पैरासिम्पैथेटिक PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये
जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये डिक्रीज़ करवा देता है हार्ट रेट को, साथ ही साथ बीपी जो होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे ये वर्क करता है होम्योस्टेसिस में। उसके बाद सेकंड जो होता है, मैंने इसमें आपको दिखा दिया कि कैसे कंट्रोल सेंटर भी वर्क करता है। तो कंट्रोल सेंटर जो होता है ये यूजुअली हाइपोथैलेमस होता है, या फिर ब्रेन में जो अदर सेंटर्स होते हैं उन्हें ये रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर और प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, कंट्रोल सेंटर जो होता है ये प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को कि हाँ कोई डिटेक्ट हुआ है चेंज, तो ये आगे इफेक्टर को सेंड करता है। इफेक्टर वो प्लेस होती है जहाँ पर कोई भी चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, और वहाँ इफेक्टर पे ये जब कमांड करता है इफेक्टर को, तो वो अपने जो चेंजेस है उसे रिवर्स करता है और उसे एक नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करता है, जिससे वो रीस्टोर कर लेता है उस बैलेंस को। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, यही लिखा हुआ है। सबसे पहले रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट, एग्जांपल बैरो रिसेप्टर फॉर बीपी। फिर सेकंड आता है कंट्रोल सेंटर, यूजुअली द हाइपोथैलेमस और अदर ब्रेन सेंटर्स, हाइपोथैलेमस या फिर अदर ब्रेन सेंटर्स रिसीव इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इफेक्टर जो होता है पर्टिकुलरली मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, या ऑर्गन हो सकता है, जो एक्ट करता है रिस्टोर बैलेंस के लिए। अब इसको ही पर्टिकुलरली जो कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस के, इसको मैंने एक ग्राफ के फॉर्म में नोट डाउन किया है। ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये है, कोई भी बॉडी है हमारी जो नॉर्मल कंडीशन में इस टाइम, अब इसमें कोई भी पार्ट में या किसी भी जगह पर बॉडी में डेविएशन आता है, कोई भी डेविएशन आया तो सेंसर या रिसेप्टर इसको सेंस करेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और कंट्रोल सेंटर को सेंड कर देगा। कंट्रोल सेंटर कमांड करता है, इफेक्टर वो प्लेस होगी जहाँ भी चेंज आया था, कि इफेक्टर के पास कमांड जाएगी कि जो भी तुम में चेंज आ रहा है उसको रिवर्स करो। जो भी स्टेप लिए जाएंगे वो स्टेप लिए जाते हैं, उसके बाद उसको करेक्ट किया जाता है, और जब करेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर से बॉडी नॉर्मल अपनी नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाती है। उसके बाद कैसे ये वर्क करता है होम्योस्टेसिस, मैकेनिज्म क्या है होम्योस्टेसिस की, वो देख लेते हैं। तो जो होम्योस्टेसिस होती है इसकी पर्टिकुलरली दो टाइप की मैकेनिज्म होती है। पहली होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरी होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है ये मोस्ट कॉमन होती है, और जो पॉजिटिव फीडबैक होती है ये लेस कॉमन होती है। ज़्यादातर बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही देखने को मिलती है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पहले हम पढ़ लेते हैं। तो ये लिखा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये मोस्ट कॉमन कंट्रोल मैकेनिज्म होती है बॉडी में। इसके एग्जांपल होते हैं रेगुलेशन ऑफ बीपी, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ये जो होती है नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होती है ये वर्क करती है, कोई भी चेंज आता है तो उसको या तो ये रिवर्स कर देगी, या तो उसको ये रिवर्स कर देती है, या फिर उस चेंज को अरेस्ट कर देती है, वहीं रोक देती है ताकि फर्दर कोई चेंज ना आए। तो वही यहाँ लिखा है, वर्क बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज टू मेंटेन बैलेंस। अब इसका भी मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसको लेकर फ्लो चार्ट है कि कोई भी बॉडी में कोई भी चीज़ है तो वो कोई भी किसी भी चीज़ का जो लेवल होता है बॉडी में वो नॉर्मल होता है। तो होम्योस्टेसिस की नीड तब पड़ती है जब कोई भी डेविएशन या चेंज आता है नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन, ब्लड में जो नॉर्मल लेवल है थायरोक्सिन का, वो अभी थायरोक्सिन का नॉर्मल है ब्लड में। अगर अब कोई चीज़ अगर नॉर्मल है तो उसमें या तो इंक्रीजमेंट हो सकता है या तो डिक्रीमेंट होता है। तो अगर ये इंक्रीज होता है, पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि ये इंक्रीज हुआ पहली कंडीशन में। तो जब इंक्रीज होता है सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन ब्लड में, तो आप लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी जो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक हार्मोन निकालती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो थायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से ही थायरोक्सिन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलवाता है वो। तो जब ब्लड लेवल में
थायरोक्सिन बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ चुका है। तो वो जो TSH का जो सिंथेसिस कर रही होती है, जो रिलीज़ कर रही होती है पिट्यूटरी, वो उसको रोक देती है, इनहिबिट कर देती है TSH को। और जब TSH रुक जाएगा तो थायराइड ग्लैंड के पास कोई स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं पहुंचेगा। जब स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं पहुंचेगा तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज नहीं करेगी। और जब वही हम पढ़ रहे थे, जब वो रिलीज नहीं करेगी तो नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो यही फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि पहली ये नॉर्मल कंडीशन थायरोक्सिन की, लेकिन अगर ये ब्लड लेवल में बढ़ जाता है थायरोक्सिन का लेवल, ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो फिर पिट्यूटरी के पास जाता है वो, और पिट्यूटरी जो होता है उसे इनहिबिट कर देता है TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन को, जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फर्दर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट नहीं कर पाता है। और जब वो थायराइड पे एक्ट नहीं करेगा तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा और वो वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अब इसका ही दूसरी कंडीशन हो सकती है नॉर्मल से, बॉडी में ब्लड में नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन प्रेजेंट है, अब वो कम हो गया। फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि थायरोक्सिन जो है वो कम हो गया। अब जब वो कम हो गया तो फिर से TSH पिट्यूटरी को जब ब्लड लेवल देखेगा, पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अब थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम हो गया ब्लड में, तो वो सिक्रीट करता है TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा जाके। और जब वो थायराइड पे एक्ट करेगा तो फिर वहाँ पे थायरोक्सिन रिलीज होगा और फिर नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलरली निगेटिव फीडबैक का हो गया। अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होती है ये लेस कॉमन होती है, और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये इंक्रीज करती है या एम्पलीफाई कर देती है जो इंटेंसिटी होती है चेंज की सेम डायरेक्शन में, उन्हें रिवर्स नहीं करेगी। जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी वो रिवर्स कर देती थी। और फॉर एग्जांपल जैसे अभी थायरोक्सिन का ही हमने एग्जांपल लिया था, तो जब सिक्रीशन बढ़ रहा था तो वो रोक दे रही थी TSH को, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। कोई भी चेंज जब बॉडी में आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो वो उसको उसी डायरेक्शन में बढ़ा देता है। और इसके एग्जांपल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग, चाइल्ड बर्थ या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, वही यहाँ लिखा हुआ है। लेस कॉमन होता है ये, एम्पलीफाई चेंज इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग देम। एम्पलीफाई इसका मतलब होता है बढ़ा देना, और उसे रिवर्स करने की बजाय। ब्लड क्लॉटिंग, चाइल्ड बर्थ या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इसका भी मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, वो देख लेते हैं। ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें कोई भी इंजरी हो गई, यहाँ इंजरी हो गई, तो यहाँ जब कोई रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो उसे रोकने के लिए फिर ब्लड क्लॉटिंग की भी ज़रूरत होगी, वरना अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो डेथ हो सकती है। रप्चर होती है तो उसको रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, जो कि एक्ट करता है जाके प्रोथ्रोम्बिन पर, और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो एक्ट करता है जाके इनएक्टिव फिब्रिनोजेन पर, और जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। फिब्रिन जो होता है वो एक्ट करता है, जो भी जगह है वहाँ पर एक थ्रेड की तरह वो एक्ट करता है और वहाँ पे स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को। तो वो वहीं ये इस ग्राफ में ये दिखाया गया कि जब ब्लड वेसल रप्चर हुई है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फिर वो फर्दर कन्वर्जन कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। और ये जो एरो शो कर रहा है ये वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि एम्पलीफाई और ज़्यादा कर रहा है। ये जब रप्चर हुआ तो ये चेंज आया बॉडी में कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाया गया, फॉर्मेट किया गया। तो ये जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक से और ज़्यादा इसको बनवाता है, ताकि ज़्यादा तेज़ी से बनेगा तो जल्दी ब्लड क्लॉटिंग होगी। उसके बाद ये कन्वर्जन हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फिर एक्ट करता है फिब्रिनोजेन पर, फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनवाता है, फिब्रिन क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करती है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टेसिस के। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है पर्टिकुलरली उसे हमारी बॉडी मेंटेन करती है स्वेट ग्लैंड से। टेम्परेचर जब गर्मियों के दिनों में ज़्यादा टेम्परेचर बाहर हो होता है, हमारी बॉडी हॉट होती है, गर्म पड़ रही होती है, तो फिर स्वेट ग्लैंड से बहुत सारा पसीना निकलता है ताकि बॉडी की ऊपरी सरफेस को कूल कर सके। तो वही है। सेकंड होता है जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी इसमें हेल्प करती हैं।
और थर्ड होता है शिवरिंग। जब सर्दियों के दिनों में जब हमें ठंड लगती है तो हमें कपकपाहट महसूस होती है। वो शिवरिंग जो होती है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल होता है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। इसको कंट्रोल करते हैं हमारे दो हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन प्रमोट करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स उसको एब्जॉर्ब करें ग्लूकोज को। ये इंसुलिन प्रमोट करता है। लेकिन वहीं दूसरे साइड जब ग्लूकोज का लेवल घट जाता है बॉडी में तो ग्लूकागॉन जो होता है हार्मोन वो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज रिलीज को, और ग्लूकागॉन सबसे पहले एक्ट करता है जाके हमारे एडिपोज टिश्यूज़ पर और वहाँ से ग्लूकोज को निकलवाता है, रिलीज करवाता है। अब हम इसका थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है वाटर बैलेंस या फिर ऑस्मो रेगुलेशन। ये मेंटेन किया जाता है एडीएच से हमारे, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हमारी बॉडी किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि वाटर लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये जो होता है एडीएच पर्टिकुलरली ये हमारी किडनी में डीसीटी जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हमारे नेफ्रॉन का एक पार्ट है वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देता है जिससे वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। और ये हम बीपी रेगुलेशन चौथा एग्जांपल होता है बीपी रेगुलेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे बैरो रिसेप्टर होता है, कैसे जब भी कोई ब्लड वेसल जब प्रेशर बढ़ता है ब्लड प्रेशर तो उसमें स्ट्रेच का होती है ब्लड वेसल में, उसके बाद बैरो रिसेप्टर एक उसे डिटेक्ट करता है, फिर वो वहाँ से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भेजता है, वहाँ से वो पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाता है, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कार्डियक रेट कार्डियक आउटपुट को घटाता है, हार्ट रेट को घटाता है और उसी से बीपी भी कम हो जाता है। दूसरा इसका होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये भी हेल्प करता है बीपी रेगुलेशन में। ये जो दोनों होते हैं ये पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट करवाते हैं हार्ट रेट में, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन में और ब्लड वॉल्यूम में। अब हम देख लेते हैं इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस की, कि अगर होम्योस्टेसिस ना हो तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। तो वही है कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन अगर नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। फिर हाइपरटेंशन है जिसमें रेगुलेशन ऑफ बीपी नहीं हो पाता ठीक से। फिर हाइपोथर्मिया होता है या हाइपरथर्मिया, ये हम पढ़ेंगे बॉडी रेगुलेशन में, आगे टॉपिक जो आएंगे उसमें। इसमें हो जाता है फेलियर इन थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जाने पर ये हो जाता है। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन, जब पानी की कमी हो जाए या पानी बढ़ जाए तब ये बॉर्डर बैलेंस डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। अब मैं आपको तो अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है तो पहले आप एक हेडिंग डालना है आपको होम्योस्टेसिस, ऐसे फिर इंट्रोडक्शन डाल के ये सारा लिख देना है। आप अगर 5 नंबर यूनिवर्सिटी में भी अगर लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है, अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप ये बस लिखिए इंट्रोडक्शन में ये दोनों पॉइंट डालने हैं आपको। उसके बाद एग्जाम्पल में 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है। फिर की कंपोनेंट पे आना है, की कंपोनेंट पे रिसेप्टर ये सारा लिख कर और ये वाला पर्टिकुलरली ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको फिर मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आप डालेंगे मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होती है 2, और ये वाला पॉइंट वर्क बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज टू मेंटेन बैलेंस। उसके बाद आप इसमें 2 एग्जाम्पल डाल सकते हैं। उसमें आप एक रेगुलेशन ऑफ बीपी या कोई भी कर लेना, दूसरा आप कर लेना सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। और जब सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन डालेंगे उसके बाद आप ये वाला ग्राफ बना देना। ग्राफ बनाने के बाद फिर पॉजिटिव मैकेनिज्म, लेस कॉमन, एम्पलीफाइड चेंज इंस्टेड, ये वाले 2 पॉइंट लिखकर ये दोनों हेडिंग डालना, ये दोनों एग्जांपल देकर फिर ये वाला बना देना है ग्राफ। फिर आप ये वाला 5 नंबर में अगर आता है तो ये एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस प्रोसेस, इसे लीव कर सकते हैं, इसको नहीं लिखना है आपको क्योंकि आप पहले ही एग्जांपल लिख चुके होंगे। फिर आप अप्लाइड फिजियोलॉजी में 2 कोई भी पॉइंट वहाँ पर लिख देना, आपका हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में ये लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है नोट्स में, बिल्कुल आपको ऐसे ही एज इट इज़ ये लिखते हुए जाना है सारा। फिर ये लिखना है आपको, फिर उसके बाद आपको ये सारा लिखना है, ये वाला भी लिखना पड़ेगा आपको,
और देन ये लिखना है। और इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सब जब भी आप फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं एग्ज़ाम पेपर, तो फिजियोलॉजी में मस्ट होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ बनाने, क्योंकि ग्राफ जब आप बनाते हैं तो उसमें एग्जामिनर को आसानी होती है पढ़ने में। तो वो देखता है अगर बच्चे ने ग्राफ बना रखे हैं और ग्राफ में आपने ठीक लिखा है। अगर आपको मिस हो रहा है ग्राफ में कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, ये ग्राफ में बना रहा हूँ, इसमें मुझे ये वाला पॉइंट जो है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन नहीं याद आ रहा है, तो या तो अगर आपको याद आता है तो ठीक है, वरना आप किसी और से पूछ सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो ग्राफ मत बनाइए, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो एक शार्प नॉलेज देता है बिल्कुल एग्जामिनर को। अगर आप उसमें कोई गड़बड़ी करते हैं तो एग्जामिनर काट देगा और नंबर काट सकता है। लेकिन अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्राफ ज़्यादा मार्क्स दिलवाता है। तो आज का टॉपिक होमियोस्टेसिस फिनिश हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो में। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे पढ़ सकें। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल।